जमशेदपुर में ट्रिपल मर्डर हो गया और नाम आया सिवान का। न हत्या का गवाह कभी मिला और ना ही साहबुद्दीन को कभी पुलिस पकड़ पाई। बिहार में कट्टा चल जाना तो नॉर्मल था, लेकिन कार्बाइन से हमला कर 3 लोगों की हत्या पहली बार हुई। सिवान के बाहुबली ने झारखंड के जमशेदपुर में घुसकर आतंक मचाया, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। झारखंड की अदालत साहबुद्दीन को घसीटने की कई कोशिश करती है, लेकिन 28 साल तक बिहार सरकार उसे बचाती है। लेकिन फिर एक दिन ट्रिपल मर्डर के सभी आरोपों के साथ झारखंड कोर्ट में सिवान के साहब की पेशी हुई और जज ने फैसला सुना दिया। साल 1989, तारीख 2 फरवरी, जमशेदपुर के जुगसलाई की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा था। मगर यह खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ ही देर में शहर की फिजा गोलियों की गूंज से हिल उठी। आज की कहानी उस दौर की है जब झारखंड बिहार का हिस्सा था और उन दिनों बिहार में कट्टा चल जाना बहुत ही आम बात थी। लेकिन वो कोई आम झगड़ा नहीं था, बल्कि यह लौह नगरी का सबसे बड़ा गैंग वॉर था, जिसने बिहार में अपराध की परिभाषा ही बदल के रख दी। इस खूनी खेल में 3 लोग मारे गए। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, रेलवे ठेकेदार आनंद राव और जनार्दन चौबे। लेकिन कहीं भी गवाह का नामो निशान नहीं था। बस इन कत्लों के पीछे एक नाम गूंज रहा था, जिसकी धमक सिवान से आ रही थी। शहर में ऐसा कत्ले आम पहले कभी नहीं देखा गया था। उस दिन ट्रिपल मर्डर के लिए कट्टा या बारूद नहीं, बल्कि कार्बाइन का इस्तेमाल हुआ था, जो शायद जमशेदपुर में पहली बार देखा गया था। भीड़ भाड़ वाली मुख्य सड़क पर जिस अंदाज में हत्या को अंजाम दिया गया, वो किसी बॉलीवुड की फिल्म से कम नहीं था। इस हत्याकांड ने पूरे शहर को दहला दिया था, मगर इस खूनी खेल का असली फायदा उठाया सिवान के मोहम्मद साहबुद्दीन ने, जिनका नाम तब तक सिर्फ बिहार के अपराध जगत में गूंज रहा था। 1985 में 18 साल की उम्र में उमाशंकर सिंह के लिए विधानसभा चुनाव में उन्होंने गोलियां बरसाई। 1986 के विधान परिषद चुनाव के बाद विश्वकर्मा चौहान से अदावत चली और उन्हें गोरखपुर भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जमशेदपुर के ट्रिपल मर्डर की वारदात ने तो उन्हें झारखंड के अपराध जगत में भी कुख्यात बना दिया, क्योंकि जिनकी हत्या हुई वो भी कोई आम नहीं थे। जी हाँ, उस दौर में प्रदीप मिश्रा कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो राजनीति में उभरता हुआ नाम थे, जिनकी जड़ें जमशेदपुर के हर तबके में फैलती जा रही थी। उनके प्रभाव से कई अपराधी गिरोह असहज महसूस करने लगे थे। जमशेदपुर में अपराधियों के कई गुट एक्टिव हो गए थे, जिनमें से गरम नाला गिरोह का नाम सबसे ऊपर था। इस गैंग का सरगना साहेब सिंह था और उसका सबसे खास आदमी था मोहम्मद साहबुद्दीन। शहर में वर्चस्व की लड़ाई तेज हो चुकी थी। रेलवे के ठेकों से लेकर कोल माफिया तक हर जगह अपराधियों की दखल थी। जिस किसी ने भी इनके रास्ते में आने की कोशिश की, उनकी लाश या तो किसी गटर में मिली या फिर दिन दहाड़ों गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया। प्रदीप मिश्रा का बढ़ता प्रभाव इन अपराधी गिरोहों को नागवार गुजर रहा था और फिर वो दिन आ ही गया जब इस साजिश का अंत 3 लाशों के रूप में हुआ। 2 फरवरी 1989 की वो रात थी जब जुगसलाई की सड़कों पर खून की बारिश हुई। प्रदीप मिश्रा, आनंद राव और जनार्दन चौबे अपनी कार में कहीं जा रहे थे। तभी अचानक कुछ हथियारबंद लोग सामने आए और अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। हमला इतना तेज था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। कुछ ही पलों में तीनों की धड़धड़ाती गोलियों के बीच तड़प तड़प कर मौत हो गई। चारों ओर चीख और पुकार मच गई, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं था। हत्या में कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया था, जो आमतौर पर उन दिनों में गैंगवार में नहीं दिखता था। इससे यह साफ हो गया कि कातिल आम अपराधी नहीं थे, बल्कि उनके पास मॉडर्न हथियार का पूरा सप्लाई था। पुलिस जब तक घटनास्थल पर पहुंची, तब तक हत्यारे वहां से गायब हो चुके थे। शहर भर में सनसनी फैल गई थी। हर कोई सवाल कर रहा था कि आखिर ये कत्लेआम क्यों हुआ। कहानी सबको पता थी, लेकिन गवाह सिर्फ एक था। इस हत्याकांड में जो सबसे अहम गवाह थे, वो थे ब्रह्मेश्वर पाठक, जो खुद एक पुलिसकर्मी थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलिस उसे ढूंढ ही नहीं पाई। तो ब्रह्मेश्वर पाठक, जो खुद इस हत्याकांड के चश्मदीद थे, वो अचानक लापता हो गए और उनके बिना मुकदमा मजबूत नहीं हो सकता था। प्रदीप मिश्रा के बड़े भाई परमात्मा मिश्रा ने कई बार पुलिस विभाग से गुहार लगाई कि ब्रह्मेश्वर पाठक को गवाही के लिए लाया जाए, लेकिन नतीजा सिफर रहा।
और बिना गवाह के अदालत में केस कमजोर होता चला गया। लोग नामजद तो हुए, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ऊपर से इस हत्याकांड के बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम तेजी से उभरने लगा। अब वो सिर्फ सिवान के गैंगस्टर नहीं थे, बल्कि जमशेदपुर के गैंगवार में भी उनकी दहशत फैल चुकी थी। जमशेदपुर के अपराध की दुनिया में उनका नाम अचानक बड़ा हो गया था। अगले ही साल 1990 में उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा और कहते हैं सिर्फ 23 साल की उम्र में वो विधायक भी बन गए। हालांकि अपने आप में ये बहुत बड़ा विवाद का विषय है, हालांकि छोड़ते ही इस बात को। और हाँ, आपको बता दूं कि वो जमशेदपुर वाले केस में जेल में बंद नहीं थे, बल्कि किसी और मामले में बंद थे और वहीं से वो चुनाव जीते थे। पर ऐसा नहीं है कि जमशेदपुर के ट्रिपल मर्डर में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हत्याकांड के बाद पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी की और इस मामले में अरविंद मंगोतिया, मोहम्मद नौशाद, तरुण कुमार घोष, नांटू दास, बिजलाल साव, सुरेंद्र राय, शिव शंकर, अख्तार हुसैन समेत कई लोगों के नाम सामने आए। अब इतने सारे लोगों का नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें कहीं भी सिवान के शहाबुद्दीन का नाम आपको नहीं मिलेगा, जबकि वो इसमें मुख्य आरोपी थे। लेकिन माननीय बन चुके मोहम्मद शहाबुद्दीन को पकड़ना इतना आसान थोड़े था। हत्या के 16 साल बाद जब 2005 में पहली बार शहाबुद्दीन की इस केस में पेशी होनी थी, तो वहां की अदालत ने बिहार सरकार के गृह विभाग, जेल आईजी और सिवान के जेल अधिकारियों को पत्र भेजे, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। बिहार सरकार ने 10 नवंबर 2005 को पत्र लिखकर कहा कि शहाबुद्दीन 6 महीने तक कहीं बाहर नहीं जा सकते, उनको भेजा ही नहीं जा सकता। कुल मिलाकर हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर शहाबुद्दीन की पेशी टाल दी जाती थी। वजह, शहाबुद्दीन उस वक्त तक बिहार की राजनीति और प्रशासन में इतनी बड़ी पकड़ रखते थे कि कोई उन्हें हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ ऐसे ही लगभग 1 दशक और बीत गए। फिर घटना के 28 साल बाद 3 अप्रैल 2017 को आखिरकार जमशेदपुर की अदालत में शहाबुद्दीन की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाई गई। कोर्ट में 313 का बयान दर्ज किया गया, लेकिन उसमें उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। और फिर 17 अप्रैल 2017 को वही हुआ जिसका अंदेशा पहले से ही था। अदालत ने सबूत के अभाव में शहाबुद्दीन को बरी कर दिया, क्योंकि 20 सड़क पर हुए ट्रिपल मर्डर में कोई सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, और तो और मुख्य गवाह जो थे परमेश्वर पाठक, पुलिस उनको कभी ढूंढ ही नहीं पाई। तो जिस केस ने जमशेदपुर को हिलाकर रख दिया, वो ट्रिपल मर्डर कांड, वो 28 साल बाद यूं ही खत्म हो गया। आज भी लोग कहते हैं कि उस वारदात के पीछे सिवान के सुल्तान शहाबुद्दीन थे, पर जिसे कोर्ट ने ही निर्दोष करार दे दिया, भला उसे कोई कुछ और क्या कहे, क्या फर्क पड़ता है। और यही तो होता है बाहुबली होना, जो अपने बल से कुछ भी पॉसिबल कर दे। अब जब शहाबुद्दीन ने खुद को निर्दोष साबित कर दिया, तो सवाल ये था कि हत्या किसने की फिर, या फिर क्या शहाबुद्दीन सच में मास्टरमाइंड थे और कानून को तोड़ मरोड़ के बच रहे थे। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जो मेन विटनेस थे परमेश्वर पाठक, वो कहाँ गायब हुए या गायब कर दिए गए। ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब कभी नहीं मिला। आज भी जमशेदपुर के लोग इस घटना को याद करके सिहर उठते हैं कि वहां की सड़कों पर कभी ट्रिपल मर्डर हुआ था। 1979 की वो खूनी रात जब गोलियों की आवाज से शहर गूंज उठा था। आज भी लौहनगरी की सड़कों पर उसकी गूंज सुनी जा सकती है, लोगों की बातों में, लोगों की यादों में। अब देखिए, कोर्ट का जो डिसीजन आया वो तो आया ही। जो माननीय कोर्ट का डिसीजन होता है वही अंतिम डिसीजन होता है। लेकिन आप ऑडियंस है, ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है? क्या शहाबुद्दीन सच में निर्दोष थे, या उन्होंने अपने बाहुबल से खुद को बचाया, या फिर कुछ और? आप जो भी सोचते हैं ना, वो कमेंट में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि सिवान के मोहम्मद शहाबुद्दीन, डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो बाहुबली भी थे, उन पे कई आरोप भी लगे। उनकी कहानी में इसके बाद आगे क्या हुआ, कैसे वो विधायक बने, कैसे आगे क्या क्या हुआ, कितने खून हुए, कितना काम उन्होंने किया और क्या क्या हुआ, वो सब कहानी एपिसोड बाय एपिसोड लाता रहूँगा चैनल पे। तो अगर आप सिवान से हैं या कहीं और से इनकी कहानी देखना पसंद करते हैं तो कमेंट जरूर करें। अपना नाम लिखें, आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं वो भी जरूर लिखें। साथ ही साथ आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी दबा दीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे यूं ही मिलता रहूंगा अपनी कहानियों के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।